हेलो बच्चों, आज हम गयासुद्दीन बलबन पर बात करेंगे। रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसके पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। चूंकि जो नासिरुद्दीन महमूद था वो बलबन की सहायता से गद्दी पर बैठा था, इसलिए उसके समय में जो शासन की जो बागडोर है वो बलबन के हाथों में ही रही। स्वयं जो नासिरुद्दीन था वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसको राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में कोई विशेष रुचि नहीं थी। वह अपना अधिकांश समय कुरान की प्रतिलिपियों को बनाने में और अन्य जो धार्मिक कार्य है उनको करने में ही व्यतीत करता था, इसलिए शासन का जो सारा कार्य था वो बलबन के द्वारा किया जाता था। 1249 में बलबन को नाइब ए ममलिकात के पद पर नियुक्त किया गया और 2 वर्ष को छोड़कर जबकि इमादुद्दीन रेहान इस पद पर था, उस काल को अगर हटा दिया जाए तो नासिरुद्दीन के समय पूरे समय बलबन ही इस पद पर आसीन रहा। 1249 में उसने अपनी पुत्री का विवाह भी उसने सुल्तान के साथ कर दिया था और अपने पद और स्थिति का लाभ उठाकर उसने न केवल शासन पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया बल्कि अपने विरोधी अमीरों की शक्ति का दमन करके उसने 40 गुलामों के दल पर, जिसका वो स्वयं भी एक सदस्य था, पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। चूंकि नासिरुद्दीन महमूद का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए 1266 में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो बलबन बिना किसी विरोध के सुल्तान बन गया था। अब हम बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन के प्रारंभिक जीवन और किस तरह वह गद्दी पर बैठा। तो बलबन मध्य एशिया की जो इलवरी कबीले के तुर्क जो माता पिता थे उनसे उत्पन्न हुआ था और बलबन का जो जन्म है यद्यपि एक उच्च परिवार में हुआ था, लेकिन युवावस्था में वह मंगोलों के द्वारा बंदी बना लिया गया, जिन्होंने बाद में उसे बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया था। कुछ समय बाद ख्वाजा जमालुद्दीन उसे दिल्ली लाया और जहां जो सुल्तान था इल्तुतमिश उसके द्वारा बलबन को खरीद लिया गया था और उसको किसी साधारण से पद पर नियुक्त कर दिया था। बलबन चूंकि शुरू से ही होनहार था और बुद्धि, योग्यता और अपनी स्वामी भक्ति के कारण उसको शीघ्र ही रजिया के समय अमीर शिकार के पद पर उसको नियुक्त किया गया। रजिया के बाद बहराम शाह के शासन काल में वह अमीर आखुर के पद पर था। उसके बाद मसूद शाह के शासन काल में वह अमीर हाजिब के महत्वपूर्ण पद पर उसको नियुक्त किया गया था और 1246 में मसूद शाह को हटाकर जब नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाया गया, उस समय बलबन बहुत ही प्रभावशाली हो गया और उसके समय शासन की जो सारी जो बागडोर है वो बलबन के हाथ में आ गई थी। नासिरुद्दीन महमूद के सुल्तान बनने पर वह सुल्तान का मुख्य परामर्शदाता बन गया और नायब ए ममालिकात के पद पर उसको नियुक्त किया गया और जब तक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई वह इस पद पर बना रहा। नासिरुद्दीन महमूद के चूंकि कोई पुत्र नहीं था, इसलिए 1266 में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो बलबन को राज्य सत्ता पर अधिकार करने में कोई विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। अब हम बात करते हैं कि बलबन ने किस तरह से अपने राज्यत्व का जो सिद्धांत है उसको स्थापित किया और किस तरह से उसके द्वारा सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का प्रयास किया गया। क्योंकि जब बलबन सिंहासन पर बैठा
तो उसको जो मुख्य जो काम उसने किया, उसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। इसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि बलबन यह चाहता था कि जनता में के हृदय में जो सुल्तान है उसके पद के प्रति एक आतंक कायम हो और जनता सुल्तान के आदेशों की पूरी तरह से पालना करे। इसके लिए उसने सुल्तान के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए कुछ कदम उठाए। बलबन ने सबसे पहले अपने आप को फिरदौसी के शाहनामा में जो उल्लेखित है पौराणिक तुर्की योद्धा अफरेशियाब का अपने आप को वंशज बताया और इस वंश से अपने आप को संबंधित करने का उसका जो कारण था, जिससे कि उसके स्वयं के या निजी उसके गौरव में वृद्धि हो सके। साथ में ही उसने राजत्व की निरंकुशता पर भी बल दिया। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से भी कहा कि राजत्व निरंकुशता का मूर्तिमान रूप होता है और जनता को ये चाहिए कि वह उसके प्रति पूरी तरह से सम्मान का भाव रखे और राजा जनता की पहुंच में सीधा नहीं आना चाहिए। इसलिए राजा का जो हृदय है वो ईश्वरीय कृपा का भंडार होता है और इस बात में कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी समानता नहीं कर सकता। अपने राज्य के वैभव को प्रकट करने के लिए उसने अपने जो दरबार के जो रीति रिवाज हैं उनको ईरानी पद्धति के हिसाब से ढालने का प्रयास किया और ईरानी पद्धतियों का अनुसरण करते हुए उसने सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पायवोस की जो प्रथा है उनको आरंभ किया। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि सिजदा क्या है और पायवोस की जो प्रथा है वो क्या है। तो सिजदा और जो पायवोस की जो प्रथा है ये जनता के द्वारा सुल्तान के प्रति अपनी जो भक्ति है वो प्रदर्शित करने का एक तरीका होता था। सुल्तान को का अभिवादन इन प्रथाओं के माध्यम से किया जाता था। तो सिजदा का मतलब होता था घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना और पायवोस का मतलब होता था सुल्तान के चरण स्पर्श करना। तो ये जो दोनों प्रथाएं हैं इनको ईरानी परंपरा का अनुसरण करते हुए बलबन ने अपने शासन काल में या अपने उसने लागू की। इसके अलावा बलबन ने दिखावटी जो मान मर्यादा है और प्रतिष्ठा है उसको अपने राजत्व के लिए अनिवार्य या महत्वपूर्ण बनाया। उसने साधारण लोगों से बात करना बंद कर दिया। साथ में ही उसने सिंहासन पर बैठते ही शराब पीना, दावतों में जाना भी बंद कर दिया और वह जब भी दरबार में उपस्थित होता था तो बिना राजसी वैभव के या पूरी तरह से राजसी वैभव में ही वह उपस्थित होता था। साथ में ही वह निम्न जाति के लोगों से घृणा करता था। शासन में उसने उच्च वर्ग के ही व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया और जो निम्न कुल के जो व्यक्ति होते थे उनको उनके पद से हटा दिया। साथ में ही उसने कुछ ऐसे कठोर नियम और परंपराओं को भी अपने दरबार में लागू किया जिससे कि सुल्तान का जो पद है और जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि हो सके। अब हम बात करते हैं कि बलबन के काल में बहुत सारे हिंदू विद्रोह हुए और उनको दबाने के लिए बलबन के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए गए। तो जब बलबन सिंहासन पर बैठा तो बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुओं के विद्रोह हो रहे थे जिससे कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो गई थी। बर्नी ने 4 स्थानों पर जो हिंदू विद्रोह हुए उनका उल्लेख किया है और ये जो 4 प्रदेश थे वो थे मेवात जो कि दिल्ली का जो निकटवर्ती प्रदेश था वहां, गंगा यमुना का दोआब, अवध और कटेहर था आधुनिक रुहेलखंड का प्रदेश था। लेकिन बलबन ने जैसा कि हमको बर्नी के उल्लेखों से पता चलता है बलबन ने इन विद्रोहियों के खिलाफ प्रथम वर्ष में ही इनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई की और इन विद्रोह को बड़ी ही कठोरता के साथ उसके द्वारा दबा दिया गया।
जिनमें बहुत सारे जो विद्रोही थे उनको उसने मौत के घाट भी उतारा। साथ में ही वह उनकी स्त्री और उनके बच्चों को अपना दास बना लिया और जंगलों को साफ करवाकर वहां उसके द्वारा बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया गया। और वहां पर उसने अफगान सैनिकों को रख दिया ताकि भविष्य में इन प्रदेशों में किसी भी प्रकार का विद्रोह पुनः खड़ा ना हो पाए। अब बात करते हैं उसके समय में तुगरिल के जो विद्रोह हुए थे उनका बलबन के द्वारा किस तरह से दमन किया गया। तो बलबन के शासनकाल की एक जो और मुख्य घटना थी वो तुगरिल का जो विद्रोह था, और ये बंगाल का राज्यपाल था। तुगरिल जो कि तातार खान की मृत्यु के बाद लखनौती या बंगाल का राज्यपाल नियुक्त हुआ था, यह बलबन का एक तरह से दास था। इस संदर्भ में इसामी के अनुसार बलबन के विरुद्ध तुगरिल के जो विद्रोह है ये 1279 में हुआ। संभवतः यह सोचकर कि सुल्तान बहुत ही वृद्ध हो गया है और मंगोलों की समस्या में व्यस्त है, इसलिए वह इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं लखनौती नहीं आएगा। तो तुगरिल ने यह सोचकर मुगीसुद्दीन की तो उपाधि धारण की और उसने लखनौती का स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। जैसे ही तुगरिल के विद्रोह की सूचना बलबन को मिली, तो बलबन ने अवध का जो हाकिम था अमीन खान, उसको एक शक्तिशाली सेना के साथ इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। किंतु तुगरिल ने इस शाही सेना को घाघरा के जो पास युद्ध हुआ उसमें पराजित कर दिया, और अपनी सेना की इस पराजय से बलबन इतना क्रोधित हुआ कि उसने अमीन खां को अवध के फाटक पर फांसी लगवा के लटकवा दिया। उसके बाद उसने तिरमिती और शहाबुद्दीन के नेतृत्व में दो अलग अलग सेनाएं भेजी, लेकिन ये भी तुगरिल द्वारा पराजित हो गई। और जब इस तरह की बार बार उसको पराजय का सामना करना पड़ रहा था, तो उसने स्वयं इस विद्रोह को दबाने का निश्चय किया, और इसलिए अंत में जो दिल्ली का जो कोतवाल था फखरुद्दीन, उसको अपनी अनुपस्थिति में राजधानी का प्रबंधक नियुक्त करके, और वो 2 लाख सैनिक और अपना जो उसका जो पुत्र था बुगरा खान, उसको साथ लेकर वह लखनौती की ओर कूच कर गया और शीघ्र ही वह लखनौती पहुंच गया। सुल्तान के आगमन की खबर सुनकर तुगरिल अपने साथियों के साथ पूर्वी बंगाल की तरफ भाग गया, लेकिन सुल्तान ने अपनी सेना के साथ बड़ी तेजी से उसका पीछा किया, और अंत में उसके एक सेनापति के द्वारा तुगरिल को पकड़ लिया गया और वहां उसका वध कर दिया गया। और वहां से जो सुल्तान है वो वापस लखनौती आया, और वहां आकर उसने तुगरिल के सारे मित्रों, समर्थकों और संबंधियों को लखनौती के बाजार के दोनों ओर जो स्थापित किए गए फांसी के तख्तों पर लटकवा दिया। तुगरिल और उसके साथियों को जब इस प्रकार दंडित करने के बाद सुल्तान ने बुगरा खां को लखनौती का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इस समय तक मंगोल मध्य एशिया के समस्त मुस्लिम राज्यों पर अधिकार कर चुके थे, और दिल्ली सल्तनत ही एकमात्र ऐसा मुस्लिम राज्य बचा था जो मंगोलों के आक्रमण के बावजूद अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए था। तो मंगोल इसका भी अस्तित्व नष्ट करके उसे अपने अधिकार में लेना चाहते थे, इसलिए मंगोल अक्सर सिंधु नदी को पार करते थे और भारतीय प्रदेशों पर आक्रमण करते रहते थे। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा की व्यवस्था की, और सबसे पहले उसने सीमांत प्रदेशों में बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया, और उनकी रक्षा के लिए बहुत बड़ी संख्या में उसने सैनिक नियुक्त कर दिए। और इसलिए उसने उसका जो चचेरा भाई था शेर खां, उसको सीमांत प्रदेशों का हाकिम नियुक्त कर दिया। शेर खां एक बहादुर योद्धा था, और उसने बहुत ही सफलतापूर्वक 1270 में, जब तक कि उसकी मृत्यु हुई, मंगोल आक्रमणों से वह सीमाओं की सुरक्षा करता रहा। और शेर खां की मृत्यु के बाद
बलबन ने सीमांत प्रदेशों को दो भागों में बांट दिया और सीमांत प्रदेशों की रक्षा का भार उसने अपने पुत्र मोहम्मद खां और बुगरा खां को सौंप दिया। मुल्तान, उच्च और लाहौर का गवर्नर उसने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद खां को, और समाना और सुनम का गवर्नर उसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को नियुक्त कर दिया। बलबन ने उन दोनों के पास एक शक्तिशाली सेना रख दी और उनको यह हिदायत दी गई कि यदि कोई मंगोल आक्रमण होता है तो वो संयुक्त रूप से उसका मुकाबला करें और उनको मंगोलों को अपनी सीमाओं से बाहर खदेड़ दें। इसके अलावा राजधानी में भी बलबन स्वयं 30,000 सुसज्जित सेना के साथ सदैव ही तैयार रहता था और आवश्यकता पड़ने पर वह तुरंत ही राजकुमारों की सहायता के लिए पहुंच जाता था। जब बुगरा खां को 1281 में लखनौती का गवर्नर नियुक्त किया गया था तो समस्त जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश हैं उनको मोहम्मद खां के अधिकार में रख दिया गया। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से तुगरिल के विद्रोह के बाद उसके द्वारा किस तरह से 40 के दल का नाश किया गया। तो बलबन स्वयं चालीसा का सदस्य था और वह ये जानता था कि किस तरह से राजा की या सुल्तान की निर्बलता का लाभ उठाकर ये जो चालीसा के दल के जो सदस्य हैं वो सुल्तान को अपने हाथों की कठपुतली बना लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बलबन ने जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा तो उसने इस दल की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि वो स्वयं इसका सदस्य रह चुका था, इसलिए इसकी कमियों के बारे में, इस दल की कमियों के बारे में वह भली भांति जानता था। तो इसलिए उसने अपने प्रमुख सदस्यों को या तो उनको विष देके या फिर अन्य साधनों के द्वारा मरवा कर इस दल की जो शक्ति है उसको पूरी तरह से उसका अंत कर दिया। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से बलबन ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया, क्योंकि बलबन ये भली भांति जानता था कि चाहे से मंगोलों के आक्रमण हो, चाहे से हिंदुओं के विद्रोह हो या अन्य कोई विद्रोह हो, एक फुर्तीली सेना को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए उसके द्वारा सेना का पुनर्गठन किया गया। इसके लिए बलबन ने सबसे पहले अपनी सेना की संख्या में वृद्धि की, साथ में ही केंद्रीय सेना में जो दीवाने अर्ज की अध्यक्षता में रखी गई थी उसमें बहुत बड़ी संख्या में उसने योग्य और स्वामी भक्त सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया। साथ में ही उनके वेतनों को बढ़ा दिया गया। सेना को या सैनिकों को अब नगद वेतन के बदले उनको कुछ गांव जागीरों में भी दे दिए गए। सैनिक है वो सदैव ही फुर्तीले बने रहे, इसके लिए वह बार बार सैनिक अभ्यास पर अब बल देने लगा और दीवाने अर्ज के पद पर उसने इमादुल मुल्क को नियुक्त किया, जो कि बलबन का बहुत ही बड़ा विश्वास पात्र व्यक्ति था। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया। तो बलबन ने प्रत्येक सरकारी विभाग और प्रांतों में जो विश्वसनीय जो गुप्तचर होते थे जिनको वरीद कहा जाता था उनको नियुक्त किया, जो कि प्रांतों में होने वाली प्रत्येक जो घटनाएं होती थी और अमीरों के बारे में और राज्य कर्मचारियों के जो भी कार्यकलाप हो रहे थे उनके संदर्भ में जो सूचनाएं हैं वो नियमित रूप से सुल्तान के पास भेजते रहते थे। बलबन ने ये जो गुप्तचर जो नियुक्त किए थे उनकी नियुक्ति के समय वो बहुत ही सावधानी बरतता था और उनके जो चरित्र के बारे में और उनकी स्वामी भक्ति की जांच करने के बाद ही वो उनको इस पद पर नियुक्त करता था। यदि कोई गुप्तचर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता था तो बलबन ने इस तरह की व्यवस्था की कि वह उनको कठोर दंड दिया करता था, तो जिससे कि जो वरीद होते थे उनमें एक तरह से सुल्तान का भय उत्पन्न हो गया था, क्योंकि बलबन ये अच्छी तरह समझ चुका था कि अगर गुप्तचर व्यवस्था उचित रहेगी और कुशलता पूर्वक कार्य करेगी तो जो राज्य में जगह जगह पर विद्रोह होते हैं उनसे निजात पाई जा सकती है।